हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से सक्सेस पाथ चैनल पे। ठीक है, जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था डीएसएमएस में, ये स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर कंप्लीट हो गया था। हम्म देखिए, ये जो टेबल दी गई है, जो कोडल प्रोविजन है, एफ वाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 240 दी हो और लेमडा इतना हो तो यहाँ से जब निकाल लेते हैं, यहाँ से देख के लिखते हैं यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर। टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर दो तरीके से होते हैं। पहला, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, सतत और असतत। ठीक, देखिए इस फिगर को आप जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, इस फिगर में ही आपको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों समझ में आ जाएगा। आइए चलो थ्योरी पढ़ लेते हैं, बताते हैं। देखिए, सतत उपांग वे उपांग हैं जो एक से एक या अधिक जोड़ों पर सतत होते हैं, मतलब एक या अधिक जोड़ पर कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, इसके लिए खंड का संयोजन उनके पूरे लंबाई के लिए एक समान होता है। असतत वे उपांग होते हैं जो सतत नहीं होते, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होते, अतः प्रत्येक असतत उपांग अपने सिरों पर अन्य उपांग के साथ जुड़ा होता है। समझ रहे हैं? अन्य उपांग के जैसे कि 6.4 में दिखाया है, मतलब प्रिंसिपल राफ्टर ये है। ठीक है, ओ ए और ओ बी, जैसे कि ये ओ ए एंड ओ बी जोड़ ई और एफ पर तथा निचली कार्ड ए बी सी और डी इससे जुड़े हैं ना। तो ये क्या है, अब ये कंटिन्यूअस का मतलब देखिए, पढ़ा ऊपर जो थ्योरी पढ़ी थी, जो एक या अधिक जोड़ों पर सतत है, यानी एक या अधिक जोड़ से जुड़ा हो। अब ये देखिए, ये वाला ए और डी ओ वाला पॉइंट है, ई जुड़ा है ना इसमें, और एक पॉइंट जुड़ा है इसमें, सी और डी से ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस कौन है? डिसकंटिन्यूअस मतलब जैसे कि ई और सी, ओ सी, ओ डी, डी, एफ, ये क्या है हमारे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यूअस मेंबर और डिसकंटिन्यूअस मेंबर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गजेट प्लेट। गजेट प्लेट क्या है? जो ये दिख रही है ना आपको, देखिए जो ये प्लेट है, ये गजेट प्लेट से जुड़ रही है, किसी दूसरी प्लेट से जुड़ रही है। ठीक, अब गजेट प्लेट होती क्या है, थ्योरी से आप पढ़ के समझ सकते हैं, देखिए समझा देते हैं आपको। छत कैंची में विभिन्न उपांगों का मतलब होता है मेंबर्स को उनके सिरों पर, सिरों मतलब एंड पर, एक दूसरे से साथ एक प्लेट के माध्यम से रिवेट या बोल्ट, जिससे भी वेल्ड से बोल्ट से, ठीक है, आपस में जोड़ा जाता है, वो गजेट प्लेट कहा जाता है। ठीक है, गजेट प्लेट के माध्यम से छत कैंची में एक जोड़ पर मिलने वाली कई मेंबर्स को आपस में आसानी से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके अक्ष एक बिंदु से गुजरे। समझ रहे हैं? अब गजेट प्लेट इन उपांगों पर आने वाले बलों के अनुसार उनके सिरों पर आवश्यक संख्या में बोल्ट रिवेट लगाने अथवा आवश्यक लंबाई में बेल्ट हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराती है। ठीक है, हम्म, देखिए, है ना। अब देखिए चित्र में, देखो उसमें बोला है कि चित्र देखिए 6.5, यानी ये वाला छत कैंची में ऊपरी कार्ड जो प्रिंसिपल राफ्टर है, ये रहा। ठीक है, और निचली कार्ड मेन टाई, ये। ठीक, अब गजेट प्लेट, ये इस गजेट प्लेट के द्वारा इसको जोड़ेंगे। ठीक, गजेट प्लेट के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा। ठीक है, हाँ भाई, अब इसमें, अरे इसमें पूरा डिटेल नहीं है डिप्लोमा की बुक। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। अब गजेट प्लेट है, अब दो, जैसे कि ये दो प्लेट है हमारी, एक दो। अब इसको जिसकी सहायता से जोड़ेंगे, एक रिवेट लगाएंगे या दो लगाएंगे या तीन लगाएंगे या वेल्ड करेंगे, ये उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि उस पर कितना लोड आ रहा है, आएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी गजेट प्लेट। नेक्स्ट, कोणीय संपीड़न, एंगल स्टड। एंगल स्टड क्या है? देखिए, जब संपीड़न उपांग के खंड में संयोजन हेतु मात्र एंगल का प्रयोग किया गया है, तब उसे कोणीय उपांग कहेंगे। सिर्फ एंगल लगाया गया है तो उसे कहेंगे हम एंगल स्टड। ठीक है, और जब कंप्रेशन मेंबर में मात्र एक एंगल
सेक्शन का प्रयोग किया गया है तो उसे सिंगल एंगल स्टड, अगर मतलब असतत है तथा इसमें समभुजीय कोणीय खंड इक्वल एंगल का प्रयोग किया जाता है। एक लगाया तो सिंगल, असतत डिसकंटिन्यूस लगाया तो इक्वल एंगल लगाएंगे। अब दो या दो से अधिक लगाए तो टू एंगल, दो कोणीय खंड। ठीक, देखिए लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए आते बता देखिए, जब संपीड़न उपांग के खंड में संयोजन हेतु दो कोणीय खंडों का प्रयोग किया गया हो तो उस उपांगों को दो कोणीय डबल एंगल स्टेट कहा जाता है। दो कोणीय संपीड़ांक उपांगों में सामान्यतः असमभुजीय यानी अनइक्वल एंगल का प्रयोग किया जाता है। अगर डबल एंगल स्टेट है तो अनइक्वल एंगल यूज करेंगे। इसमें एंगल सेक्शंस को गजट प्लेट के एक या दोनों ओर पीठ से यानी बैक टू बैक रख के हुए संबंध, यानी संबंध का मतलब जोड़ा जाता है, बैक टू बैक रख के गजट प्लेट को उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, वो होते हैं हमारे एंगल स्टेट्स। टेकिंग रिवेट्स ये का टेंशन मेंबर में भी है, आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ से रिवीजन कर लीजिए। टेकिंग रिवेट क्या है? अब रिवेट है तो भाई रिवेट से काम क्या होता है? जोड़ने का। ठीक है, अब देखिए, जब कंप्रेशन मेंबर में खंड को जोड़ते हैं, दो खंडों का प्रयोग किया जाता है, तब इसमें से प्रत्येक खंड को घटक कहा जाता है। ठीक है, यह आवश्यक होता है कि दोनों घटक मिलकर एक खंड की तरह कार्य करें। अब जब दोनों घटक में दोनों जो खंड हैं, जो भी दोनों एक के साथ मिलके आपस में जोड़ने हेतु निर्धारित दूरियों पर रिवेट लगा, देखिए अब यह है एक खंड की तरह कार्य करें, अतः ऐसी संयोजित खंडों में घटकों को आपस में जोड़ने हेतु निर्धारित दूरियों पर रिवेट लगाए जाते हैं। इन रिवेटों को आबंधन रिवेट एंड टेकिंग रिवेट्स कहा जाता है। अब दूरी तो इसकी निर्धारित होगी ना, दो प्लेट है, रिवेट लगाई, ठीक, जो दूरी होगी, ऐसा तो है नहीं कि पास ही पास लगा देंगे, कोई ना कोई तो दूरी होगी, एक निश्चित दूरी पर लगाते हैं। ठीक, अब रिवेट में जैसे आपने रिवेट पढ़ा होगा तो उसमें एक 1.5D करके मतलब दूरी पर लगाते हैं, और पिच वगैरह ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेटर्स। जब उपांग में घटकों को गजेट प्लेट के दोनों ओर लगाया जाता है, गजेट प्लेट के दोनों तरफ लगाते हैं, तब इन घटकों के बीच की दूरी उपांग की पूरी लंबाई में एक समान गजेट प्लेट की मोटाई के बराबर बनी रहनी चाहिए। देखिए, अब गजेट प्लेट है, दोनों तरफ उसके जो बीच की दूरी होगी, मेंबर की जो पूरी जितनी लंबाई है उसके एक समान गजेट प्लेट की मोटाई के बराबर बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा या कम हो। इसके लिए क्या करते हैं, मेटल पीसेस को दोनों घटकों के बीच लंबाई की दिशा में निर्धारित दूरी पर आबंधन रिवेट लगाते समय लगाया जाता है। जब रिवेट लगाएंगे तो मेटल पीसेस यूज करते हैं। ठीक, सेपरेटर्स, सेपरेटर्स आप नाम से ही पता चल रहा हो, सेपरेटर मतलब सेपरेट एक अलग से लगा दीजिए। ठीक, अब ये है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि कोड़ी संपांग की स्थिर स्थिति यानी एंड कंडीशंस जो इफेक्टिव लेंथ वगैरह की है, सिलेंडरनेस रेशियो किस पर निर्भर करता है, प्रभावी लंबाई पर मतलब इफेक्टिव लेंथ पर। देखिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव लंबाई पर सिलेंडरनेस रेशियो निर्भर करता है। ठीक है, और उपांग की भार क्षमता सामर्थ्य मुख्यतः उपांगों के सिरे पर स्थित जोड़ की दृढ़ता पर निर्भर करती है। वही है जो जो मतलब जो जॉइंट हमने लगाया होगा, ठीक है, किसी भी उपांग को या किसी भी मेंबर को जो हम जोड़ते हैं तो जो हम जॉइंट लगाएंगे उसी पे डिपेंड करेगी। अब मान लीजिए जैसे कि एक प्लेट है, ठीक है, एक ये प्लेट लगाई हमने, यहाँ एक रिवेट लगा दी, एक रिवेट लगाई तो क्या करेगा, ये यहाँ घूम सकता है ना, ये यहाँ मतलब ये इधर इधर घूम सकता है। ठीक, अगर इसी में हम दो रिवेट लगा दें, जैसे कि देखिए ये प्लेट थी, इसमें दो रिवेट लगा तब ये घूम पाएगा क्या? नहीं घूम पाएगा ना। तो वही है, जो डिपेंड करती है हमारे जॉइंट से, जो हमने जॉइंट लगाया है वो कैसा लगाया है। ठीक, अब देखिए, अब ये कोई परमिसिबल वो परमिसिबल स्ट्रेस देखते हैं। जब आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको स्लेंडरनेस रेशियो, परमिसिबल स्ट्रेस, इफेक्टिव लेंथ, एंड कंडीशंस सारी आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगी। अब इस वीडियो के बाद हमें सिर्फ वही करना है, क्या क्वेश्चन ही लगाने हैं, और क्वेश्चंस में देखिए आप कितना मजा आता है।
लोग डरते हैं क्वेश्चन लगाने में, न्यूमेरिकल्स करने में, लेकिन अब देखते हैं। चलिए अपने पेजबल स्ट्रेस पे चलते हैं। संपीड़न उपांक के लिए अनुज्ञेय अच्छी संपीड़न प्रतिबल तनुता अनुपात के आधार पर तालिका 6.3 के अनुसार ज्ञात किया जाता है। पीछे परमेंद्र स्ट्रेस देख चुके हैं आप, कैसे निकालेंगे। ठीक, अब ऐसी कोणीय संपांक जिसमें सिरों पर मात्र एक रिवेट, देखा बताया था, एक रिवेट या बोल्ट जोड़ा गया है, उसके लिए अनुज्ञेय प्रतिबल का मान 6.3 के अनुसार ज्ञात प्रतिबल का 80%, जो भी उस टेबल पे दिया उसका 80% लिया जाता है। और शेष स्थितियों के लिए जो भी उसमें दिया है सेम ले लेंगे। अगर एक रिवेट लगी है तब उसका 80% लेंगे, अगर एक से अधिक या दो जो भी लगी हो फिर उसका सेम जो उसमें दिया है वो ले लेंगे। ऐसी, ठीक। देखिए 6.4, अब टेबल पे देखते हैं। अब टेबल को समझिए। डिसकंटिन्यूअस है, सिंगल एक्शन रिवेट, देखिए 0.8 आ गया, यानी 80% सिग्मा एसी का। इफेक्टिव लेंथ L इक्वल टू L, दो अथवा अधिक रिवेट हो, इफेक्टिव लेंथ 0.85L, और सिग्मा एसी का सिग्मा एसी सेम जो टेबल में दिया होगा वो लिख देंगे। इसी तरह नीचे दो कोड़ी खंड पीठ से पीठ गजेट प्लेट के दोनों ओर, दो अथवा अधिक रिवेट जो उसके एंड पर जॉइंट होगा, ठीक है वो। अब उसके इफेक्टिव लेंथ क्या लेंगे, तो 0.7 या 0.85 सिग्मा एसी क्योंकि रिवेट एक से अधिक है, ठीक है। और उसकी प्रभावी लंबाई क्या होगी, L इक्वल टू 0.85 ली जा सकती है आराम से। इसी तरीके से ये देखिए कंटिन्यूस वाला देख लेते हैं। एक या दो एंगल सेक्शन, एक या अधिक रिवेट या बोल्ट, एक से अधिक है ना। और इसमें क्या है, दो कोणीय खंड पीठ से पीठ गजेट प्लेट के एक ही ओर, गजेट प्लेट के एक ही ओर, प्रत्येक कोणीय खंड के एक रिवेट या बेल्ट द्वारा क्या ले रहे हैं, 0.85 सिग्मा एसी। नॉर्मल सी बात है यार, अगर हम एक रिवेट लगा रहे हैं तो उसमें जो परमिसिबल स्ट्रेस लेंगे वो लेंगे 0.8 सिग्मा एसी, ठीक। अगर उसमें एक से अधिक है तो सिग्मा जो टेबल में दिया है वही से, ठीक है। देखिए अब कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ, पहले क्या करेंगे हम, जब स्ट्रेंथ को निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके एंड कंडीशंस के अनुसार उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है उसका पता करेंगे। जैसे उसकी एंड कंडीशन होगी वैसे उसका इफेक्टिव लेंथ हम रख देंगे, ठीक। क्षेत्रफल उसका एरिया ज्ञात कर लेंगे जो भी होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसका, ठीक है। और लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन भी ज्ञात करेंगे। फिर स्लेंडरनेस रेशियो का पता करेंगे। फिर कोडल प्रोविजंस द्वारा परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एसी निकाल लेंगे, ठीक है, जो भी टेबल का होगा पता कर लेंगे। फिर नेक्स्ट उक्त ज्ञात प्रतिबल एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का गुणनफल कर देंगे, संपीड़न उपांक स्तंभ की सामर्थ्य होगी। जो भी गुणनफल करने से, जैसे कि स्ट्रेस जो भी ज्ञात होगा, अनुप्रस्थ काट एरिया, एरिया और स्ट्रेस सिग्मा एसी दोनों का गुणा जब करेंगे तो हमारे स्ट्रेंथ निकल आएगी। अब इसको निकालने के लिए सिर्फ फॉर्मूले थे ना, रख के आराम से निकाल। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो। अब आते हैं बुइल्ट अप कॉलम। बुइल्ट अप कॉलम की थ्योरी पढ़ लेते हैं क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। स्तंभ पर सीमित भार आने पर, लिमिटेड लोड आने पर, देखिए अब स्टार्ट, एकल आई खंड पर्याप्त होगा। जब स्तंभों पर अधिक बार आता हो तब एकल खंड पर्याप्त नहीं होता। अभी सही बात है, ज्यादा लोड आएगा तो एक आई खंड कहाँ प्रयोग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक संरचनाएं खंडों का प्रयोग करते हुए स्तंभ के लिए खंड का संयोजन किया जाता है। ऐसे स्तंभ को संगठित स्तंभ यानी बुइल्ट अप कॉलम कहते हैं। एक के साथ एक जोड़ दें, ठीक, उसे कहते हैं बुइल्ट अप कॉलम। सामान्यतः आई खंड के फ्लैंजों पर एक एक चपटी पत्ती लगाते हुए स्तंभ के लिए अधिक क्षेत्रफल का खंड संयोजित किया जाता है ताकि वह अधिक भार वहन कर सके।
यद्यपि जब उपयुक्त खंड पर्याप्त न हो तब दो आई खंड अथवा दो चैनल खंडों का प्रयोग करते हुए खंड का संयोजन किया जाता है। अब खंडों को जोड़ने की बात है यहाँ पे, ठीक है। सामान्यतः दो चैनल खंडों का प्रयोग खंड के संयोजन हेतु किया जाता है। प्रत्येक चैनल खंड या आई खंड को घटक खंड कहा जाता है। घटक खंडों के बीच दूरी इस प्रकार सुनिश्चित की जाती है कि संयोजित खंड या पूरे खंड का दोनों अक्षों, जो एक्स एक्स और वाई वाई डायरेक्शन होंगे, एक्स एक्स वाई एक्स, दोनों तरफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। तो अन्य शब्दों में पूरे खंड के आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई और आई वाई ओ आर वाई आर एक्स एक्स, आर क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, एक्स एक्स इक्वल टू आर वाई वाई, जो एक्स एक्स की डायरेक्शन में होगा और जो वाई वाई की डायरेक्शन में होगा, ठीक। देखिए अब एक चीज और है इसमें, वो एक है क्या, वो ये है, स्पष्ट है कि इस अवस्था में स्तंभ के लिए संयोजित खंड का दोनों दिशाओं में प्रतिरोध समान होगा। जो भी रेस्ट्रिक्ट होगा वो दोनों तरफ इक्वल होगा। स्लेंडरनेस रेशियो इसका कम होगा तथा सिग्मा एसी ज़्यादा होगा, जिसके फलस्वरूप भार क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होगी। ऐसी संयोजित खंड मितव्ययी सिद्ध होगा। मितव्ययी मतलब इकोनॉमिकल, ठीक। अगर हमको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो स्लेंडरनेस रेशियो कम, सिग्मा एसी अधिक, ठीक। आगे चलते हैं। ये एक नहीं, जब ये तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तब सारी चीज़ें इक्वल हो जाए, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल ही पोर्शन है, जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या सीन है, ठीक है। अब डिजाइन करते हैं, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर एंड कॉलम। किसी स्टड या कॉलम का भार क्षमता उसके स्लैंडरनेस रेशियो पर एक और अनुपात, सॉरी सिग्मा एसी अनुपात जो भी एरिया होगा, सॉरी स्लैंडरनेस रेशियो और एरिया पर निर्भर करती है। अब भारतक में वो भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस, इंडियन स्टैंडर्ड कोड द्वारा संपीड़न का अभिकल्पन हेतु विशिष्ट निर्धारित की गई, जिसके अनुसार कोडल प्रोविजंस हैं। पहला, स्टेट और कॉलम का स्लैंडरनेस रेशियो संरचना में उसकी स्थिति तथा स्वभाव प्रतिबल के अनुसार 6.2 द्वारा निर्धारित सीमा, जो टेबल पीछे निकल गई उसके द्वारा थी, ठीक। सेकंड क्या है, संपीड़न स्तंभ पर आने वाले भार के फलस्वरूप खंड पर उत्पन्न वास्तविक अक्षीय संपीड़न प्रतिबल किसी भी स्थिति में जो भी उसका स्लैंडरनेस रेशियो होगा से संबंध तालिका 6.3 स्लैंडरनेस रेशियो दिया था, किसका कितना होगा। नेक्स्ट, स्वेच्छित भार पर उस पर आने वाले वास्तविक भार से अधिक होना चाहिए। जो भी हमारा लोड निकलेगा और उस पर आने वाला लोड कम होना चाहिए, और जो हमारा लोड, जिस लोड के लिए हमने डिजाइन किया है वो ज्यादा होना चाहिए, समझे। अब अभिकल्पन पद्धति, उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए किसी स्टेट या कॉलम का अभिकल्पन निम्न चरणों से किया जाता है, ठीक है। स्टेट और कॉलम में उत्पन्न होने वाले संभावक प्रतिबल का मान मानते हुए संपीड़ांक स्तंभ के लिए आवश्यक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, ठीक है। स्टील टेबल से लगभग उक्त अनुमानित क्षेत्रफल वाले खंड का चयन किया जाता है। यदि बिल्डअप स्तंभ के लिए, बिल्डअप मतलब एक से ज्यादा कॉलम जोड़े जाते, मतलब मेंबर जोड़े हुए हो, अनुमानित क्षेत्रफल से एक घटक का क्षेत्रफल अनुमानित करते हुए खंड का स्टील टेबल से चयन किया जाएगा। जी वही है यार, कुछ नहीं है ये। आप चलिए न्यूमेरिकल पे जब आएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आप सीरियल वाइज लिखा है ना, सीरियल वाइज आपको समझ में आ जाएंगे। जब आप न्यूमेरिकल दो चार लगा लेंगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो जब न्यूमेरिकल दो तीन लगे होंगे तो आपको पूरा प्रोसेस पता होगा कि डिज़ाइन कैसे करेंगे। अब किसी कॉलम की डिज़ाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए आप परमिसिबल वो पॉसिबल स्ट्रेसेस कितना है कोणीय खंड के लिए, ठीक, 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। और एक एक सिंगल खंड के लिए, संगठित स्तंभ के लिए
ये चीज़ याद करने की है। जब आप न्यूमेरिकल आएंगे तो ये चीज़ काम आएगी। ठीक। इस चैप्टर में वैसे कुछ है नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल बेस है। आगे जो थ्योरी थी, इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। ये सेक्शंस हैं। ये थ्योरी है यार। लेसिंग बैटनिंग, हाँ ये चीज़ है थोड़ी पढ़ने की। लेसिंग और बैटनिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। पिछली में हमने देखा कि अधिक भार क्षमता के लिए संगठित स्तंभ का प्रयोग किया जाता है तथा इन स्तंभों के लिए खंडों के संयोजन हेतु सामान्यतः दो संरचनात्मक स्टील खंड, आई खंड या चैनल खंड का प्रयोग किया, मतलब आई सेक्शन या चैनल सेक्शन का यूज करेंगे। इस स्थिति में यह इंपॉर्टेंट है कि भार में मतलब जो उसका लोड होगा सुरक्षित वहन हेतु संगठित स्तंभ के घटकर मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करे। मतलब जो भी मेंबर हमने जोड़े हैं वो एक तरह के, कोई भी लोड आएगा तो बराबर बराबर झेलें, मतलब मिल के झेलें। ठीक है, वही है। अब घटकों को प्रभावी रूप से बांधने के लिए की जाने वाली व्यवस्था जालक और बैटन कहलाती है। मतलब अब ये जैसे ये एक मेंबर ये खड़ा कर दिया, एक मेंबर ये खड़ा कर दिया, अब ये अलग अलग है। ठीक है, अब इसको ऐसे जोड़ेंगे अभी हम लोग। जब जोड़ेंगे तो इसको किसको बैटनिंग, किस मतलब किसके द्वारा जोड़ते हैं, तो लेसिंग और बैटनिंग के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, मेंबर्स को जोड़ने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो लेसिंग और बैटनिंग कहलाती है। अब लेसिंग कैसे है, जालक के रूप में। इस पद्धति में स्तंभ के घटकों को जालक छड़ों द्वारा एक दूसरे के साथ बांधा, मतलब जो लेसिंग बार्स होती है उनके द्वारा इसको बांध दिया जाता है। अब सिंगल लेसिंग सिस्टम और डबल लेसिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए ये सामने दिख रहा है आपको। अब जो लेसिंग है, अब सिंगल, ये एक सिंगल है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम सिंगल लेसिंग। डबल कर दिया, एक दो, ये है ना डबल, तो क्या कह देंगे इसको, डबल लेसिंग। ठीक। नेक्स्ट, हाँ जो हमने ये एंगल लिया है, सॉरी इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लेसिंग के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में तो आप ये पूरी कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, कहानी लिखने के बाद आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है कि लेसिंग बार को इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका कोण 0 to 40 से कम व 70 से अधिक ना हो। ठीक। चालक छड़ों के लिए स्लैंडरनेस रेशियो कितना होता है, 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या है, 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। जालक छड़ों का अंतराल इस प्रकार रखा जाता है कि इस अंतराल के लिए एक घटक खंड का स्लैंडरनेस रेशियो पूरे खंड के लिए अधिकतम प्रतिकूल तन्यता अनुपात के 0.7 गुना अथवा 50 से अधिक ना हो। जिसका स्लैंडरनेस रेशियो होगा वो 0.7 टाइम या फिर 50 से अधिक ना हो, 50 नॉर्मल, 0.7 टाइम जो गुना, ठीक, उससे अधिक ना हो। अब पूरे स्तंभ का जो स्लैंडरनेस रेशियो है 40, तब तक घटक खंड का अंतराल ए बी के लिए, ए और बी है ना यहाँ पे, उसके लिए देखिए। आपको लेसिंग समझ में आया क्या है, ये जो कर रहे हैं ना जोड़ने, जो स्तंभ ये खड़ा है एक, उसको जोड़ने की प्रक्रिया क्या है, लेसिंग। ठीक, लेसिंग बार के द्वारा जोड़ा जा रहा है। सिंगल लेसिंग हो गया, डबल लेसिंग दो बार के द्वारा जोड़ा जा रहा है। ठीक। नेक्स्ट, अब जैसे जो एग्जांपल दिया, यदि पूरे स्तंभ का जो स्लैंडरनेस रेशियो 40 आ रहा है, ठीक है, अब स्लैंडरनेस रेशियो जब 40 आ रहा है और हमको बताया गया था 0.7 टाइम्स या 50 से अधिक ना हो। अब 50 से अधिक ना हो, 50 से अधिक तो है नहीं, या 0.7 टाइम्स करेंगे तो 28, 28 से अधिक ना हो। ठीक, दोनों से जो होगा तो वही यूज करेंगे 28। चालक छड़ों का डिजाइन के लिए अपरूपण बल का मान स्तंभ पर आने वाले भार का 2.5% लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेसिंग बार में डिजाइन के लिए जो अपरूपण बल का मान होता है कॉलम पर आने वाले भार का, जो भी लोड आएगा उसका 2.5% से लिया जाएगा। ठीक, जैसे अपरूपण बल 2.5/100, जो भी स्तंभ पर अपने कॉलम पर जो भी अच्छी बार एक्सियल लोड आया हो उसका मान। अब देखिए पॉइंट एक, रिवेट व्यास के अनुसार लेसिंग वार्स की न्यूनतम चौड़ाई निम्नवत रखी है। अब न्यूनतम चौड़ाई कैसे लेंगे,
अगर मान लिया रिवेट का जो डाया है हमारा 16 है, 18 है, 20 है, 22, अगर 16 होगा तो चौड़ाई लेंगे 50, 18 होगा तो 55, 20 होगा तो 60, 22 होगा तो 65। ठीक। जालक छड़ की मोटाई दो निकटतम रिवेट केंद्रों के बीच दूरी अनुपात निम्नलिखित रखी जाती है। अब दो रिवेट लगा रहे हैं, उनके केंद्र से केंद्र तक की दूरी कितनी रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। अगर एकहरी व्यवस्था है, मोटाई 1/40 इंटू D1 मतलब डाया रिवेट का, दोहरी हो तो 1/60। ठीक। अब बैटनिंग देखते हैं, बैटनिंग क्या है। बैटन पद्धति में स्तंभ के घटक खंडों, जो भी कंपोनेंट होंगे उसके सेक्शन होंगे, को बैटन प्लेटों द्वारा बांधा जाता है। उसमें क्या था, बार्स द्वारा बांध रहे थे, इसमें क्या है, बैटन प्लेट्स द्वारा बांधेंगे। इन्हें घटकों के साथ रिवेट अथवा बेल्ट द्वारा जोड़ा जाता है। स्तंभ पर उत्केंद्रित एसेंट्रिक लोड आने की स्थिति में बैटन व्यवस्था उपयुक्त नहीं होती। अब देखिए, कॉलम है, अगर ये मिडिल से जाएगा तो ये कहलाएगा एक्सियल लोड, थोड़ा हटके साइड से जाएगा तो कहलाएगा एसेंट्रिक लोड। ठीक। एसेंट्रिक लोड क्या होता है वही मैं बता रहा हूँ कि अगर देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये है, ठीक है, मान लिया हमारा ये कोई मेंबर है, यहाँ से अगर लोड जा रहा है तो ये एक्सियल लोड होगा। अगर इससे थोड़ा सा हटके इधर पे अगर लोड लग रहा है तो ये हमारा बोलेगा एसेंट्रिक लोड। ठीक है। अब इसमें अगर एसेंट्रिक लोड आ रहा हो किसी भी मेंबर पर तो बैटनिंग जो है उपयुक्त नहीं है, बैटनिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब बैटनिंग व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। भारतीय जो आईएस कोड है 800/1994 के अनुसार बैटन व्यवस्था के साथ स्तंभ की प्रभावी लंबाई विशिष्ट सिरा जो एंड कंडीशन हो गया के लिए सामान्यतः ली जाने वाली इफेक्टिव लंबाई से 10% अधिक ली जाती है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, जो भी बैटनिंग करेंगे हम, स्तंभ की जो इफेक्टिव लेंथ होगी, इफेक्टिव लेंथ तो एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है। ली जाने वाली जो उसकी प्रभावी लंबाई होगी बैटनिंग में वो 10% अधिक लेंगे। पता चल, जैसे कि माना 0.65 है तो उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 10%, इसका 10%, सॉरी, आई चलिए। ठीक है। क्या इसका 10 कर वो एंड कंडीशन में जो भी होगा 10% ऐड कर देंगे। अब 0.65 का 10% अगर हम निकालेंगे तो इंटू 10/100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने 0.5 के आसपास, तो इसमें जोड़ लेंगे तो 70 हो गया। ठीक है। कोई नहीं, लेसिंग डे और बैटनिंग की भी एक डिजाइन कर लेंगे जिससे अब क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं ना, आगे पढ़ते हैं। जैसे किसी स्तंभ की प्रभावी लंबाई 3000 mm है, यदि इसमें बैटन व्यवस्था का प्रयोग किया गया है तो क्या होगा, 3300। अब 3000 mm हुआ है उसकी मतलब इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ का 10% निकालेंगे, 10/100 करेंगे तो 300 आएगा, और 300 इसमें जोड़ के 3300 ये हो गया। ठीक। सेकंड पॉइंट, बैटन व्यवस्था के लिए स्तंभ के दोनों घटकों घटक खंड एक रूप होना चाहिए। जहां तक संभव हो स्तंभ की बैटन समतल के लंबवत वाई वाई एक्सिस पर, परिवर्त त्रिज्या बैटन समतल में स्थित एक्स एक्स एक्सिस पर कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हाँ, अब देखिए इस पॉइंट को समझते हैं। जो वाई वाई एक्सिस पे होगा और जो एक्स एक्स एक्सिस पे होगा, दोनों जिसके लेस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन जो भी हो, परिभ्रमण त्रिज्या से कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो वाई वाई एक्सिस हो चाहे वो एक्स एक्स एक्सिस हो। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, प्रत्येक सिरे पर तथा स्तंभ की लंबाई में बैटन एक दूसरे के सामने लगाए जाने चाहिए। इनमें दूरियां स्तंभ की लंबाई में एक समान रखनी चाहिए। अब बैटन जो लगा रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूर जो भी उसकी डिस्टेंस है वो ऊपर नीचे कर दे। जिस डिस्टेंस पे नीचे से लगाना स्टार्ट किया ऊपर तक वही डिस्टेंस होनी चाहिए। बैटनों की संख्या इतनी हो कि स्तंभ की लंबाई न्यूनतम 3 भागों में विभाजित हो जाए। जो बैटनिंग करेंगे, ठीक है, उसकी जो बैटनिंग की संख्या होगी वो इतनी हो
जो भी हमारा स्तंभ है, कॉलम है, उसकी लंबाई 3 भागों में डिवाइड हो जाए। ठीक। 5th पॉइंट, बैटन का जब डिजाइन करेंगे, स्तंभ पर आने वाले जो एक्सियल लोड के 2.5% अनुप्रस्थ अपरूपण बल के फलस्वरूप आने वाले बंकन आघूर्ण व अपरूपण आघूर्ण बल के लिए किया जाता है। 2.5% जितना भी आ रहा है अनुप्रस्थ अपरूपण बल, उसका 2.5% ज़्यादा लेंगे। ठीक। प्रत्येक बैटन की प्रभावी गहराई किनारों पर लगे रिवेट केंद्रों वेल्ड के लिए बीच अनुदैर्ध्य दूरी के समान ली जाती है। यह प्रभावी गहराई सिरों पर लगे बैटन के लिए मुख्य उपांगों के गुरुत्व केंद्रों के बीच लंबवत दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए का वाला पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इसकी प्रभावी गहराई होगी सिरों पर, बैटन के लिए मुख्य मेंबर जो भी होगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लंबवत दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। खाम अन्य बैटन के लिए यह गहराई उपयुक्त दूरी के 3/4 से कम नहीं होनी चाहिए। यद्यपि किसी भी स्थिति में प्रभावी गहराई बैटन समतल में घटक खंड के चौड़ाई के 2 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब ये 3 पॉइंट दिए गए हैं उसकी प्रभावी गहराई पे लेके। ठीक है। आ, ये देख लीजिए भाई, वन बैटन प्लेट की मोटाई उन्हें जोड़ने वाले अतिरिक्त रिवेट वेल्ड रेखा के बीच की दूरी 1/50 से कम नहीं होनी चाहिए। एक घटक खंड को बैटन प्लेट्स के किनारों पर लगे रिवेट केंद्रों के बीच लंबाई के लिए तनुता अनुपात 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। पूरे स्तंभ के लिए तनुता अनुपात 0.7 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पीछे भी पॉइंट्स है ना। देखिए थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है, जो भी कंप्रेशन मेंबर की थ्योरी थी हम पढ़ चुके हैं। अब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत मतलब बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं छूटेगा। आपका कंप्रेशन में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टोटल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।